नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन के लिए मिलेगा 60% तक का अनुदान। गर्मी और बरसात के मौसम में भी कर सकते हैं ओयस्टर मशरूम की खेती। भिंडी के उन्नत प्रभेद से करे खेती, बढ़ेगा मुनाफा। बायोफ्लॉक एक ऐसी तकनीक है जिसमें कम लागत में अधिक मछली उत्पादन किया जा सकता है। इस तकनीक का इस्तेमाल कर किसान भाई खेतीबाड़ी के साथ साथ मछली उत्पादन कर अतिरिक्त कमाई भी कर सकते हैं। इस विधि से मछली पालन करने में 35 से 40 हजार तक की लागत आती है। अगर किसान भाई आपके पास लागत नहीं है तो आप सरकार से सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल केंद्र एवं राज्य सरकार बायोफ्लॉक के जरिए मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना चला रही है। इस योजना के तहत मछली पालकों को 40 से 60% तक का अनुदान मुहैया कराया जा रहा है। बरसात का मौसम अपने साथ हरियाली लेकर आता है। इस मौसम में नमी और उमस लगातार बनी रहती है, जो पेड़ पौधों की बढ़वार और बीजों के उगने में मदद करती है। किसान भाई, अगर आप भी बागीचा लगाना चाहते हैं तो यह बेहद ही माकूल समय है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना बेहद आवश्यक है, जहां पौधा लगा रहे हैं वहां जल जमाव बिल्कुल ना हो। इसके अलावा पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए किसान भाई बलुई दोमट मिट्टी का ही चयन करें। हमारे यहाँ अलग अलग जलवायु और मौसम के हिसाब से मशरूम की कई किस्मों का उत्पादन किया जाता है। वातावरण में ताप और नमी से मशरूम के उत्पादन पर असर पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे कि गर्मी या बरसात के मौसम में ओयस्टर मशरूम की खेती कैसे की जाए। वैसे देखा जाए तो मशरूम की खेती के लिए ठंड का मौसम ही उपयुक्त माना जाता है, लेकिन किसान भाई अब किसी भी मौसम में ओयस्टर मशरूम की खेती काफी आसानी से कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे ओयस्टर मशरूम की खेती कैसे की जाए। दरअसल ओयस्टर मशरूम की खेती के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस ही मुफीद मानी जाती है, लेकिन गर्मी या बरसात के मौसम में तापमान 40 डिग्री या उससे अधिक रहने के कारण इसकी खेती करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए किसान भाई एक कमरे में मशरूम के बैग को टांग दे और उस पर पानी का छिड़काव करते रहें ताकि बैग में नमी बनी रहे। इसके अलावा कमरे के चारों तरफ से टाट का बोरा लगा दे और उसमें भी नमी बनाए रखने के लिए पानी का छिड़काव करते रहें। ऐसा करने पर ओयस्टर मशरूम के उत्पादन के लिए जो तापमान की आवश्यकता पड़ती है वह बनी रहेगी और उत्पादन में काफी वृद्धि होगी। भिंडी हमारे यहाँ की प्रमुख सब्जियों में से एक है। यह खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिकता से भी भरपूर होती है। किसान भाई इसकी खेती कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। किसान भाई भिंडी की अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसके उन्नत किस्म के बीजों का चयन करें। पूसा, A4, परभनी क्रांति, अर्का अभय, वर्षा उपहार इसकी प्रमुख किस्में हैं, जिसके उपयोग से उत्पादन और मुनाफा दोनों का लाभ मिलता है। गौ पालन किसानों के लिए हमेशा से ही आमदनी का एक नियमित जरिया रहा है। गाय पालकर किसान बेहतर कमाई कर सकते हैं, बशर्ते सही नस्ल का चुनाव करें। सफलता के आज के इस महत्वपूर्ण कड़ी में वैशाली जिले के एक ऐसे ही सफल किसान से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो उन्नत नस्ल के गौ पालन से लाखों की आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। वैशाली जिले के 22 वर्षीय श्याम सुंदर कुशवाहा आज अपने डेयरी बिजनेस के जरिए रोजाना लोगों को गिर का शुद्ध दूध पिला रहे हैं। श्याम सुंदर के मन में हमेशा ऐसा कुछ काम करने का लगा था लालसा, जो ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हो और समाज के लिए भी अच्छा हो। कृषि से स्नातक करने वाले श्याम सुंदर के मुताबिक गिर गाय का दूध डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर समेत कई बीमारियों के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। साथ ही विदेशी नस्ल की अन्य गायों या जर्सी की तुलना में काफी ज्यादा सुपाच्य और सेहतमंद भी माना जाता है। श्याम सुंदर के पास तकरीबन 20 गिर गाय हैं, जिसे इन्होंने गुजरात के भावनगर से खरीदा था। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के सब्जी मंडी में और जानते हैं हरी सब्जियों के ताजा भाव। नेनुआ 2400 से 2800 रुपए प्रति क्विंटल, परवल
4200 से 4500 रुपये प्रति क्विंटल, करेला 4200 से 4500 रुपये प्रति क्विंटल, बैगन 2800 से 3200 रुपये प्रति क्विंटल और टमाटर 6500 रुपये प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लोगों को उमस का एहसास भी होता रहेगा। इसके अलावा कहीं कहीं गरज के साथ छींटे पड़ने की भी आशंका व्यक्त की गई है। इस दौरान 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा खबरें खेती की, जिसके माध्यम से आपने कृषि जगत की तमाम नई जानकारियां हासिल की, साथ ही साथ सफलता की नई कहानी, मंडी भाव और मौसम के विषय में भी जाना। नमस्कार, मैं किश्वर जबी स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कार्यक्रम के अगले भाग में हम जानेंगे धान फसल में खरपतवार प्रबंधन कैसे करें, लेकिन उससे पहले यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा विराम। सावा, सामी, ये दोनों जो खरपतवार है, धान की फसल आती है तो वो ज़रूर आता है, क्योंकि उससे जो है एसोसिएटेड बीड है, वो आना ही आना है। तो इसके लिए किसान भाई जिस खेत में ज़्यादा सावा सामी का प्रकोप हो खरपतवार में, तो वहाँ पे रोपाई करने के 2-3 दिन के भीतर एक दवा आता है प्रेटिला क्लोर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विराम के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फसलों की बुआई के बाद खेतों में खरपतवार होना एक आम समस्या है। ये खरपतवार फसलों के बढ़ने में बाधा डालते हैं, साथ ही साथ उत्पादन को भी कम कर देते हैं। इसका सही समय पर प्रबंधन किया जाना बेहद ही ज़रूरी होता है। चूँकि अभी धान की खेती का समय है, तो आज हम जानेंगे धान फसल में खरपतवार प्रबंधन कैसे करें। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर शिव प्रसाद सिन्हा से। किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे धान में खरपतवार नियंत्रण और जल प्रबंधन के बारे में। क्योंकि अभी धान के रोपनी का समय है, अधिकांश किसान अपनी रोपनी पूरी कर चुके होंगे, कुछ लोग की रोपनी अंतिम अवस्था में होगी। क्योंकि धान ऐसी फसल है जिसका जितना अच्छा खरपतवार नियंत्रण होगा और जितना अच्छा जल प्रबंधन होगा, उसकी फसल उतनी ही अच्छी होगी। तो धान में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें और क्या क्या जल प्रबंधन की व्यवस्था करें, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं मीठापुर कृषि अनुसंधान संस्थान पटना के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर SP सिन्हा जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि धान की जो स्थिति है, रोपनी हो रही है, उसमें खरपतवार नियंत्रण का शुरुआत कैसे करें हमारे किसान भाई। हाँ, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन खरपतवार है। जितना कीट और व्याधि दोनों मिल के क्षति नहीं पहुंचाते हैं, उससे ज़्यादा हमारा खरपतवार ही क्षति पहुंचाता है हमारे फसलों को। तो खरपतवार एक तरह से किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इस खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए खास करके के धान की फसल में किसान भाई ध्यान देने की बात है कि रोपा करते समय जो हम लोग कदवा करते हैं, तो कदवा जितना बढ़िया से किया जाए उतना कम खरपतवार का उगाव होगा। तो कदवा यदि हल्के पानी में करें और रोटावेटर से, ट्रैक्टर ड्रोन रोटावेटर से करें तो अच्छी कदवा होगी। और किसान भाई अमूमन कदवा कर देते हैं कल्टीवेटर से, तो कल्टीवेटर से अच्छा कदवा नहीं होता है।
तो इसलिए कदवा करने के लिए आप या तो पावर टिलर की रोटरी टिलर से करें या फिर जो है कल्टीवेटर ये से करें, रोटावेटर से करें जो पावर ऑपरेटेड है कि ये ट्रैक्टर से चलता है, और उससे करें, उससे अच्छा कदवा होता है। और जितना बढ़िया कदवा करेंगे उतना ही कम जल लगेगा धान के उत्पादन में और उतना ही कम खरपतवार का उगाव होगा। तो कदवा यदि बढ़िया से कर देते हैं, कम पानी में कदवा करें और कम पानी में कदवा करें, कदवा करते करते पानी सूख जाए, केवल कीचड़ बचे तो उसको समतल कर दें। और किसान भाई एक चीज़ गलती करते हैं क्या कि अमूमन कदवा करने के बाद, हेंगा चलाने के बाद, पाटा चलाने के बाद तब जो है उर्वरक डालते हैं। नहीं, पहले आप उर्वरक डाल दीजिए, उसके बाद कदवा कीजिए, यानी अच्छी तरह से कीचड़ में मिल जाए हमारा उर्वरक, तो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। और जितना बढ़िया कदवा करेंगे उतना अच्छा जड़ का स्थापना होगा धान का, और उतना जल्दी कल्ले निकलेंगे और सभी कल्ले में बालियाँ निकलेगी, बालियाँ की लंबाई अच्छी होगी। तो ये तो हुई कदवा। तो धान में खरपतवार नियंत्रण करने का सबसे आसान नायाब तरीका है, जो कि खरपतवार के लिए हम लोग कदवा बढ़िया से करें। जितना बढ़िया से कदवा करेंगे उतना कम खरपतवार का उगाव होगा। और उसके बाद किसान भाई यदि खरपतवार का उगाव हो तो शुरुआती के दौर में अमूमन देखा जाता है कि धान में 2-3 खरपतवार ज़्यादा उगता है, जिसको हम लोग कहते हैं सावा, सामी। ये दोनों जो खरपतवार है, धान की फसल आती है तो वो ज़रूर आता है, क्योंकि उससे जो है एसोसिएटेड बीड है, वो आना ही आना है। तो इसके लिए किसान भाई जिस खेत में ज़्यादा सावा सामी का प्रकोप हो खरपतवार में, तो वहाँ पे रोपाई करने के 2-3 दिन के भीतर एक दवा आता है प्रेटिला क्लोर। उस प्रेटिला क्लोर दवा का 1.5 लीटर 600 लीटर पानी में घोल के, यानी कि उसको 2.5 ml 1 लीटर पानी में घोल के, इस हिसाब से उसको रोपा के 3 दिन के बाद उस खेत में डाल देंगे। तो ये जो खरपतवार है, जो सकरी पत्ती वाली खरपतवार है, इसका उगाव कम होगा और ये जो है नियंत्रित रहेगा, तो हमारा धान को कम नुकसान पहुंचाएगा। डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो एक खरपतवार हैं, असली जो धान के पौधे हैं उनका भोजन यानी पोषक तत्वों का भी चोरी करता है और पानी भी ज़्यादा अवशोषित कर लेता है। एक तरह से फसल का दुश्मन है। क्योंकि जब नियंत्रण करने के लिए जो रसायन आपने बताया, उसका छिड़काव करने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्या ये रसायन धान की फसल को भी नुकसान पहुंचाता है? नहीं, ये तो बड़ा सेलेक्टिव है, ये धान के फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता। दोनों दवा का जो बात किए, लेकिन एक इसमें एक सावधानी, आपने सही कहा कि एक सावधानी ज़रूरी है कि जो खरपतवार नाशी जो दवाई है उसका छिड़काव हम लोग कट नोजल से करते हैं। वो कट नोजल क्या होता है? जिसका नोजल ज़मीन की तरफ जाता है, और वो जैसे कीड़ा मारने वाला और बीमारी वाला जो दवाई छिड़ते हैं वो पिचकारी की तरह होता है, वो कट नोजल नहीं होता है। ये कट नोजल होता है, इसका नोजल इस तरह से रहता है। तो फ्लैट जेट नोजल या फ्लैट फैन नोजल या कट नोजल कहते हैं। इस नोजल से उसका छिड़काव किया जाता है, खासकर खरपतवार नाशी का। तो उस कट नोजल से छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पे फैलेगा। और एक चीज़ सावधानी और रखना है कि खेत में खरपतवार नाशी छींटने समय में केवल कीचड़ हो, पानी नहीं हो, तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपका दवाई। और इसका मात्रा यदि आप बढ़ा देंगे तो फिर धान का फसल भी पीला हो सकता है। इसलिए ध्यान रखना है कि जो हमारा हर्बिसाइड है सेलेक्टिव, उसकी दवा ज़्यादा देरी मात्रा में दे देंगे तो वो फिर धान को भी पीला करेगा। इसलिए जो मात्रा पानी और दवा के अनुपात है वो सही होनी चाहिए। तो जल प्रबंधन किसान भाई किस प्रकार करे, रोपनी से लेकर के अंतिम कटाई के पहले तक, कि हमारा फसल बढ़िया से बढ़िया हो? जी, जल प्रबंधन बहुत मायने रखता है हमारे खास करके धान के फसल में। तो बोआई के समय में, जिस समय रोपा कर रहे हैं, रोपा के टाइम में एकदम कदवा करें हल्का पानी में, 1-2 इंच पानी में, और कदवा करते करते पानी सूख जाए और पाटा चला के ज़मीन को समतल कर लें, और तब इसके बाद रोपा करें। और रोपा करने में जड़ को हल्का सा सटाएं केवल कीचड़ में, और वो जो है लग जाएगा, वो पकड़ लेगा ज़मीन को। और इस तरह से करें। और रोपा के 1 सप्ताह के भीतर, 1 सप्ताह जब हो जाता है या 2-3 दिन ही के बाद हल्का हल्का पानी उसमें लगा दें। 1 इंच यानी 2-2.5 सेंटीमीटर पानी लगा दें, और 1 सप्ताह तक 2.5 से 3 सेंटीमीटर पानी रखें। और दूसरे सप्ताह से फिर 2 इंच यानी 4 से 5 सेंटीमीटर पानी रखें, और इस तरह से पानी रखें। और जिस समय कल्ले निकलने होते हैं, पूरा कल्ले निकलने के टाइम में उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर पानी उसको
चाहिए। दरार खेत में पड़ गया तो समझ लीजिए कि धान का उत्पादन कम हो जाएगा। कभी भी दरार नहीं पड़े, ओदा सूखा की स्थिति बनी रहे, पानी खेत गीला हो जाए, सूख जाए तो पानी तुरंत दें और उतना ही पानी दें, ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। और धान फूट जाने के बाद फिर पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसके बाद जल प्रबंधन के लिए कोई खास बात नहीं है। किसान भाइयों, आपने देखा डॉक्टर एसपी सिन्हा जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी धान में खरपतवार के नियंत्रण और जल प्रबंधन के बारे में। उम्मीद है आप इनके सुझावों से लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीज वह होता है जिसे हम तालाब में डालते हैं या नर्सरी में डालते हैं और फिर वे बड़ी हो जाती हैं और बड़ी होकर के 1 केजी या 1.5 केजी की मछली होती है जिसे आप बाज़ार में पहुंचाते हैं। तो बीज का मतलब सिर्फ छोटा बच्चा ही नहीं है। बीज का मतलब है छोटा स्पॉन, फ्राई, फिंगरलिंग और ईयरलिंग। इन 4 कैटेगरीज में बीज को मुख्यतः बांटा गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि धान फसल में खरपतवार प्रबंधन कैसे करें। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में और जानेंगे कि मत्स्य पालक हेचरी से बीज उत्पादन कैसे करें और साथ ही साथ मछलियों का आहार प्रबंधन कैसे करें। तो आइए जानने के लिए मुलाकात करते हैं हमारी कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा कुमारी से। किसान भाइयों नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और मैं हूं शांति भूषण। किसान भाइयों, हम जब बिहार में खेती की चर्चा करते हैं या कृषि आधारित व्यवसाय की चर्चा करते हैं तो बाकी सब व्यवसाय तो है ही, लेकिन मछली जिसमें सरकार और आपके प्रयास, मतलब हम यूँ कहें सरकार, वैज्ञानिक और आपके प्रयास से बिहार में यह उद्योग का रूप ले चुका है। अगर आप मछली का बीज, जिसको हम लोग जीरा भी कहते हैं, मछली का बीज अगर सही नहीं मिला आपको तो आपकी सारी खेती बेकार है, सारे मेहनत बेकार है, सारा व्यवसाय ठप पड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। मछली का बीज भी एक व्यवसाय है, मछली के बीज से व्यवसाय है, मछली का बीज भी व्यवसाय है। तो आज हम बात करते हैं मछली का बीज व्यवसाय कैसे है, मतलब हैचरी से मछली बीज उत्पादन एक बेहतर व्यवसाय कैसे है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मत्स्य प्रशिक्षण संस्थान पटना मीठापुर की कनीय व्याख्याता डॉक्टर पूजा हमारे साथ हैं। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। चर्चा तो आपने सुनी कि मछली का बीज किस तरह से हमारे किसानों के लिए बेहतर हो सकता है। सवाल भी हमारा पहला यही होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका भूषण जी। मछली पालन या मत्स्य पालन में 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। मेरे सीनियर्स ने एक बार मुझे बताया था कि सीड, फीड और ब्रीड अगर किसी ने मैनेज कर लिया तो मत्स्य पालन में उसे कोई नहीं रोक सकता। इसी कड़ी में आज बात करते हैं मत्स्य बीज के बारे में, यानी फिश सीड के बारे में। खेती में भी बीज जितना गुणवत्ता युक्त होगा, उत्पादन उतना ही अच्छा होगा। उसी प्रकार मत्स्य पालन में भी बीज जितना गुणवत्ता युक्त होगा, उत्पादन और उत्पादकता उतनी ही बढ़िया होगी। जब अच्छे बीज के बारे में बात करते हैं तो स्वास्थ्य, प्रजाति और मछली के जो माता पिता है, यानी जो प्रजनक मछलियां हैं जिन्हें ब्रूडर्स कहा जाता है, यह उन पर भी निर्भर करता है। ब्रूडर्स यानी कि नर और मादा, जिनसे
शुक्राणु और अंडा निकलते हैं, जिनसे मिलकर बीज तैयार किया जाता है। यह बीज अब हैचरियों में तैयार किया जा रहा है। कई सारी मत्स्य हैचरियाँ हमारे राज्य में चलित हैं और इन हैचरियों में गुणवत्ता युक्त बीज का उत्पादन किया जा रहा है। जब हम बीज के बारे में बात करते हैं तो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि गुणवत्ता युक्त बीज होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले बीज है क्या? बीज वह होता है जिसे हम तालाब में डालते हैं या नर्सरी में डालते हैं और फिर वे बड़ी हो जाती हैं और बड़ी होकर के 1 केजी या 1.5 केजी की मछली होती है, जिसे आप बाज़ार में पहुंचाते हैं। तो बीज का मतलब सिर्फ छोटा बच्चा ही नहीं है। बीज का मतलब है छोटा स्पॉन, फ्राई, फिंगरलिंग और ईयरलिंग। इन 4 कैटेगरीज में बीज को मुख्यतः बांटा गया है। स्पॉन यानी अंडे के अंदर से निकला हुआ बच्चा, ठीक 30 से 45 दिन के बाद वह फ्राई में कन्वर्ट हो जाता है। 60 से 90 दिनों के बाद फिंगरलिंग में, और 6 महीने से 1 वर्ष का अगर समय दिया जाए तो ईयरलिंग या बौना बीज में। तो बीज कहने मात्र से हमारे दिमाग में एक शारीरिक आकृति आती है कि छोटे बच्चे के बारे में बात हो रही है, लेकिन बीज आपका छोटा से छोटा बच्चा यानी कि स्पॉन, फ्राई, फिंगरलिंग यानी अंगुली के साइज़ का, या ईयरलिंग भी हो सकता है। बीज जिस भी साइज़ या जिस भी शारीरिक आकृति, जिस भी वज़न के मछली के बच्चे को आप तालाब में डालते हैं उत्पादन के लिए, वही आपका बीज है। वो उसकी पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा अच्छा ब्रूडर है, ब्रूडर कौन बढ़िया है और कौन अच्छा बीज दे सकता है हमें? क्योंकि ये एक बहुत जो कर रहे हैं उनके लिए तो बेहतर है, लेकिन जो नए जुड़ना चाहते हैं इस व्यवसाय से या करना चाहते हैं, उनके लिए कैसे पहचानें उसको, ब्रूडर को कैसे पहचानें? जब हम बात ब्रूडर्स की कर रहे हैं, इसका यह मतलब है कि हम प्रजनक मछलियों के बारे में बात कर रहे हैं। ये प्रजनक मछलियाँ यानी कि नर और मादा, ये ऐसी मछलियाँ हैं जो अगर नर है तो शुक्राणु रिलीज़ करने में सक्षम है और अगर मादा है तो अंडा देने में सक्षम है। यह जो मौसम अभी चल रहा है मानसून का या बारिश का मौसम जो चल रहा है, ये प्राकृतिक रूप से प्रजनन करने का ही समय है। इस समय नदियों में या जलाशयों में जहाँ पर भी पानी की तरंगें होती हैं, जहाँ पर भी पानी चलित होता है, वहाँ पर बिल्कुल जहाँ पानी का प्रवाह होता है, वहाँ पर मछलियाँ प्राकृतिक रूप से प्रजनन करती हैं। लेकिन अगर हमारे पास हैचरी है तो हमें प्राकृतिक रूप से प्रजनन करने के बजाय कृत्रिम रूप से प्रजनन कराने की व्यवस्था करनी होगी। इसीलिए हम हैचरी का रास्ता अपनाते हैं। प्रजनक मछलियाँ यानी कि नर और मादा की पहचान के बारे में आपने बात करी थी, तो प्रजनक मछलियों को कैसे पहचानेंगे? मछलियों के पास गलफड़े यानी कि जो ओपरकुलम है उसका भाग, जिसे हम अपनी तरफ खींचते हैं तो गलफड़ा नज़र आता है, यह ओपरकुलम का भाग अगर खुरदरा है तो प्रजाति है नर और अगर चिकना है तो प्रजाति है मादा। दूसरी पहचान के बारे में बात करें तो ओपरकुलम के बिल्कुल पास ही एक पंख होता है जिसे पेक्टोरल फिन कहा जाता है। पेक्टोरल फिन को छूकर भी बता सकते हैं प्रजाति नर है या मादा। अगर पेक्टोरल फिन खुरदरा है तो प्रजाति है नर और अगर पेक्टोरल फिन चिकना है तो प्रजाति है मादा। कृत्रिम तरीके से हम हैचरी में बेहतर बीज उत्पादन कैसे करेंगे, इसके लिए क्या क्या अहर्ताएँ हैं और इसके निर्माण, इसके व्यवसाय करने के लिए, और दूसरी कि इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किस तरह से किया जाता है? मत्स्य बीज हैचरी के लिए आपको बहुत बड़े ज़मीन की आवश्यकता नहीं है। बस इतना होना चाहिए कि आप चंद टैंक या बड़े पूल टैंक बना सके, जैसे ब्रीडिंग पूल, अंडा कलेक्शन करने का चेम्बर या अंडे में से स्पॉन बनाने का चेम्बर जिसको हम इंक्यूबेशन पूल कहते हैं, और फिर छोटी छोटी नर्सरीज़। इसके बारे में अगर विशेष चर्चा करें तो ब्रीडिंग पूल में नर और मादा को डाला जाता है और कृत्रिम तरीके से पानी में प्रवाह बनाया जाता है। ब्रीडिंग पूल के नीचे पाइप्स लगे होते हैं, वो पाइप आगे की तरफ दबे हुए होते हैं, यानी पानी के प्रवाह तेज़ी से निकले इसलिए। अब ये पानी इस प्रकार से घूमता होता है और ऊपर से झरने लगे होते हैं, शावर्स, जिससे मछलियों को ऐसा लगता है कि मॉनसून है, बारिश का समय है और वे नदियों में हैं।
इसको और प्रभावी बनाने के लिए हॉर्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं मछलियों को। अगर मादा है तो उन्हें 2 इंजेक्शंस लगते हैं और अगर नर है तो उन्हें 1 इंजेक्शन लगता है। ये इंजेक्शन प्राकृतिक भी हो सकता है, यानी मछलियों की जो पीयूष ग्रंथि है जो उनके मस्तिष्क में होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे यूज़ करके किया जा सकता है, या फिर बाज़ार में कई तरह के सिंथेटिक हार्मोन्स मिलते हैं। अगर बीज डालने की बात आती है, तालाब में बीज डालने की बात आती है, तो हमारा दिमाग आज भी बंगाल चला जाता है। लेकिन आत्मनिर्भर हम बन सकते हैं और बन रहे हैं मछली उत्पादन में, बीज उत्पादन में। और आप भी कोशिश करें कि यह आप मछली बीज उत्पादन में आप भी जुड़े, ताकि हमारा राज्य इसमें आत्मनिर्भर हो सके और हम हमारा राज्य बेहतर और बेहतर कर सके मछली उत्पादन में। इतनी अच्छी जानकारी पूजा जी आपने दी, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने धान फसल में खरपतवार प्रबंधन के विषय में विस्तार से जाना, साथ ही साथ हेचरी से बीज उत्पादन और आहार प्रबंधन की पूरी जानकारी हासिल की। उम्मीद है ये जानकारियां आपके लिए लाभकारी रही होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में ऐसी ही कुछ और जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।